नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में हमारा साक्षात्कार हुआ भारत की जल संस्कृति से, भारत की प्राकृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। परंपरा उसकी विशिष्टताओं की, उसके आध्यात्म की, उसकी कर्मशीलता की, प्रकृति से उसकी एकात्मता की, भारत के अर्थशास्त्र की, देशानुकूल व युगानुकूल विज्ञान की, उसके समाजशास्त्र की। कुल मिलाकर देश की विविधता को एक रूपता में पिरोने वाली सूत्र हैं ये परंपराएं। अगर मेरे काम से मैं पृथ्वी को, प्रकृति को और समाज को तोड़ती हूं, वो अधर्म है। जब मैं प्रकृति के इकोसिस्टम्स और प्रोसेसेस को जोड़ के रखती हूं, वो इंटेग्रिटी है। समाज में भी वो ही इंटेग्रिटी है। इसका मतलब विविधता के द्वारा एक यूनिटी पैदा करने वाला सिविलाइजेशन है हमारा। आज हम प्रयास करेंगे भारतीय दर्शन के वृहद पर्यावरणीय पक्ष को समझने का। अपने मनीषियों ने पर्यावरण को पूरी सृष्टि से एकात्म माना। सचमुच में तो उन्होंने पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में मानने से ही इनकार कर दिया था। उनकी नजर में पर्यावरण भारतीय चिंतन और जीवन शैली में इस तरह रचा बसा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। मन उसमें स्वयं रम जाता है और फिर बुद्धि भी सहजता से उसका अनुसरण करने लग जाती है। तो उसके सामने एक निसर्ग है जिसमें उसकी आवश्यकता है। फल है, फूल है, नदियां हैं, नाले हैं, तो एक सृष्टि है। अनादिकाल से ही भारतीय जीवन पद्धति और जीवन शैली का हिस्सा रहा है पर्यावरण। इसके लिए अलग से कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। प्रकृति से यूं ही खेल में प्रेम हो जाता था। आगे जाकर यह प्रेम ही बाकी जीवन मूल्यों का आधार बन जाता था। भारतीय प्रज्ञा, इतिहास, पंचतंत्र की कहानियां सभी पर्यावरण का पाठ पढ़ाती रही हैं, बिना कुछ कहे, पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना। पेड़ों के झुरमुट में चढ़ते उतरते हुए बच्चे सहज रूप में ही उनसे प्यार करना सीख जाते थे। मिट्टी से खिलौने बनाते, घर बनाते, पशु पक्षियों का आकार देते वे उसके गुण और स्वभाव समझ जाया करते थे। पोखर में मस्ती में छलांग लगाई तो उसी से माप ली पानी की गहराई और उसका स्वभाव भी। सच में तो वे प्रकृति के सभी वरदानों का सम्मान करना खेल खेल में ही सीख जाते थे। जब सबसे पहली बार मैं पेड़ पर चढ़ करके वहाँ से पत्ती, गाय भैंस को खिलाने के लिए पत्ती काटने वाली थी, तो मेरी दादी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में हंसिया है ना, इसको अपने पीछे रखो, पेड़ नहीं देखे इसको, उसको पीछे रखो और फिर हाथ जोड़ के पेड़ से कहो कि मेरे हाथ और पाँव का पाप माफ करना। तो आज कौन कह रहा है पेड़ को काटने पर कि मेरे हाथ और पाँव का पाप माफ करना? कितनी बढ़िया चीजें उस समय में थी जो प्रकृति के साथ एक ऐसा लगता था जैसे वो और हम जीवित एक साथ रह रहे हैं। मुझे याद है मैंने अपने बचपन में एक बार तो ऐसी लकड़ी तोड़ी थी मेरी दादी माँ ने। मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे कहा कि तुमको 5 वृक्ष लगाने चाहिए और पूरी गर्मी की छुट्टियों में उन वृक्षों का पालन पोषण भी करना चाहिए और आने वाले 5 साल तक भी करना चाहिए। तो इतनी इस कमिटमेंट के साथ में जब समाज ऐसी सामूहिक जिम्मेदारियों को निभाता था तो निश्चित रूप से जो है वे संरक्षित भी होते थे और वे हमें उसके जो है प्रतिसाद भी उसका मिलता था। लिखित कानून नहीं थे, मंत्रालय नहीं था, लेकिन मंत्र था। मंत्र मन में लिखा जाता है, कागज पर नहीं होता। हम देशवासियों के लिए पर्यावरण हमेशा उत्सव रहा है, आज भी है। जैसे नदियों के किनारे इकट्ठा होना, नदियों से बातचीत करना, नदी में दीपदान करना, उनकी आरती उतारना, सूर्य और चंद्रमा को अर्घ चढ़ाना, वन विहार करना,
श्रद्धा के साथ पेड़ों को जल चढ़ाना, पर्वतों की यात्रा कर उनके साथ तारतम्य बनाना, यह सब बातें हम अनायास ही करते जाते हैं। हमें ध्यान भी नहीं होता कि ऐसा करके हम प्रकृति के साथ स्वयं को एकात्म कर रहे होते हैं। शोषण और दोहन, इनके बीच का जो मूल अंतर है वही भारतीय जीवन शैली का मर्म है कि हम प्रकृति का दोहन करें पर उसका शोषण ना करें। प्रकृति को हम मां मानते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं मदर नेचर, लेकिन उसका दुग्धपान करते करते अब हम रक्तपान करने लग गए हैं, जबकि इजाजत तो थी सिर्फ दुग्धपान की। ये प्रवृत्ति आज सभी छोटे बड़े देशों में नजर आ रही है। विकसित होने की दौड़ में पर्यावरण के प्रति प्रेम कहीं पीछे छूट गया है। अपने इस बर्ताव के कारण दुनिया की लगभग संपूर्ण आबादी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रही है। प्राकृतिक आपदाओं की विनाश लीला हमने हाल में ही खूब देखी है। अपने मनीषियों को हजारों वर्ष पूर्व ही इन विनाश लीलाओं का आभास हो गया था। तभी उन्होंने हमारी जरूरतों में संतुलन बिठाने पर जोर दिया था, उन्हें सीमित करने पर बल दिया था। आज इसे हम रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के नाम से जानने लगे हैं। सृष्टि में सारा पर्यावरण है, तो ये जो पर्यावरण है और मैं, हमारा आप एक ही है, तो हम इस पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। इस पर्यावरण के विनाश का मतलब है मेरा विनाश। व्यक्ति की स्थायी विकास के लिए उपभोग आवश्यक है, लेकिन वो एक प्रकार से केवल उपभोगात्मक व्यक्ति नहीं है, वो संयमित उपभोग उनके हित में है। तो ऐसे में संयमित उपभोग ये केवल सिद्धांत ना होने के कारण इसमें व्यवस्थाओं का आविष्कार किया गया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे कि धरती के पास इतना तो है कि वह सभी की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन इतना नहीं कि वह मानव जाति के लालच को पूरा कर सके। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए तो भारत वंदना का मतलब ही प्रकृति वंदना थी। दीनदयाल जी कहते थे, प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं। ये सभी भविष्य दृष्टा भारतीय जीवन शैली में आ रहे बदलावों के प्रति अपनी चिंताओं की अभिव्यक्ति कर रहे होते थे। माता का शोषण नहीं किया जाता, माता का अपने आवश्यक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए उसका दोहन करते हैं। तो प्रकृति के प्रति भी यही दृष्टिकोण रख करके अगर हमने टेक्निक, टेक्नोलॉजी, व्यवस्थाएं बनाई तो पर्यावरण का संकट नहीं आए। पर्यावरण पर यह संकट पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसे अर्थतंत्र को अपनाया जो दुनिया भर को अपनी जागीर समझता है, ऐसी संपत्ति जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और चाहने पर दुरुपयोग भी। आधुनिक अर्थशास्त्र में तो उसका नामकरण ही एनिमल स्पिरिट हुआ है, यानी पाशविक भावना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि पश्चिम इस बात में गर्व अनुभव करता है कि वह प्रकृति को वश में कर रहा है, लेकिन अब उसका दंभ टूटने लगा है। ईसा के 2000 साल बाद पोप ने भी स्वीकार किया है कि भगवान ने हमें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का अधिकार कभी नहीं दिया था। पाश्चात्य सभ्यता अभी तक इसी अधिष्ठान पर टिकी हुई थी, लेकिन दुनिया के सभी मजहब
हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलने की सीख देते हैं। जिन वैज्ञानिकों के दम पर, जिनके कंधों पर सवार होकर के हम प्रकृति को थामने चले थे, आज वो ही वैज्ञानिक समुदाय सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन इस सारी समस्या का समाधान यदि कहीं है तो वो भारत में है, भारत के ज्ञान में है, भारत की संस्कृति में है कि हम संयम के साथ में उपयोग करें और इस भाव के साथ में उपयोग करें, उपभोग करें। क्योंकि उपयोग और उपभोग के बीच की जो डेफिनेशन भारतीय संस्कृति में दी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस भाव के साथ में यदि समाज या मनुष्य उपयोग करे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं, प्रकृति से जो कुछ भी मिला है, जल, जमीन, जंगल, ये सब हम इसके कस्टोडियन मात्र हैं। पश्चिम ने मनुष्य की स्वतंत्रता का जो मतलब हमें समझाया वह दायित्व बोध पर नहीं बल्कि अधिकारों के इस्तेमाल पर टिकी हुई है। उसने भोगवाद की संस्कृति को जन्म दिया। ऐसा कहा कि अधिकाधिक उपभोग करो, कंज्यूम करो। यह प्रवृत्ति हमें विकृति की ओर बढ़ाती है, यानी ग्रीड इज गुड से ब्राइब इज गुड तक का सफर तय करती है। मैंने यदि अधिक ले लिया आवश्यकता से या किसी को लूट खसोट करके, तो ये तो प्रकृति के साथ अन्याय होगा, माँ का खून पीने के बराबर होगा। तो ये कंजम्पशन पर, उपभोग पर संयम रखने की बात आती है इसमें से। अर्थात पर्यावरण को हम एक सीमा से अधिक इसका उपभोग नहीं कर सकते। ये पर्यावरण और मैं चिरंजीवी रहें, मेरे बाद जो आने वाला समाज है उसको भी पर्यावरण उसी स्वस्थ रूप में मिले, तो ये अपने आप इसमें से एक बात निकल आती है। हमारे मनीषियों ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन सुनिश्चित करो। यही विचार हमारी सभ्यता, हमारे चिंतन और हमारे जीवन मूल्यों का आधार है। इसी के लिए उन्होंने बहुत से रीति रिवाजों को प्रचलित किया। वास्तव में कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, इनमें से कोई भी प्रकृति से संतुलन की बात नहीं करता। उससे प्रेम करने की बात तो दूर, उल्टे पर्यावरण बचाने के नाम पर नई नई खोज और प्रैक्टिसेस हमें एक दुष्चक्र में फंसाती रहती हैं, जबकि अपना चिंतन कहता है कि प्रकृति को जरा सी भी पीड़ा मत पहुंचने दो। यही विशिष्टता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। जब हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, अवधारणाएं क्षीण हुई और संस्कृति के साथ में हमारा जुड़ाव कमजोर हुआ, अपप्रचार करके हमारे सांस्कृतिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद में जिस तरह से क्या हालात हुए वो हम सब देख रहे हैं। कि जिस देश में जल को जगदीश माना गया था, दुनिया की जब सबसे कंटामिनेटेड वाटर रिसोर्सेज की वाले देशों की सूची बनती है तो हम नीचे से पहले पायदान पर आते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अपने मनीषियों को भारत की विशालता व विविधता का पूरा भान रहा है। उसका उन्हें गर्व भी रहा तो चिंता भी रही। चिंता यह है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा राष्ट्र छोड़कर जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसी परंपराओं का निर्माण किया ताकि हम प्रकृति की चिंता कर सकें। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। भोग पूर्वक त्याग मत करो, भोग करने के बाद जो बचा है उसका त्याग करो, ये नहीं है। वो कहता है त्याग पूर्वक, पहले लो नहीं, पहले दो तब लो। अर्थात प्रकृति का पोषण होता रहे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ये होता रहे। जितना लिया है कम से कम उतना तो दें, अगर उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लोग एक दिन साइकिल चलाए,
अपने वाहन का ठीक तरह से ख्याल रखे, मेंटेनेंस करे, पीयूसी समय पर ले, जो लेन डिसिप्लिन होती है वो उसका पालन करे, कंजस्टेड लेन अवॉइड करे, कम से कम इससे यात्रा करे और साइकिलिंग का ज़्यादा करे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत जलाए ना बायो वेस्ट और उसका अच्छा उपयोग करे, ये अगर हम करते जाएंगे तो मुझे लगता है सही मात्रा में एयर पोल्यूशन के संकट से हमें निजात मिलेगी। सरकार को जो निर्णय करने हैं, जो वाहन के लिए, जो बाकी व्यवस्था करनी है, वो तो हम करेंगे, लेकिन जनसहभागिता मुख्य है। अपने भारतीय दर्शन में पर्यावरण विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसका विस्तार दूर दूर तक फैला है, इसलिए इसकी विविधता भी अद्भुत है। हिमालय इसका मुकुट है तो तीन ओर से सागर इसे अपनी बाहों में समेटे हुए है। पश्चिम में रेगिस्तान है तो मध्य में घने वन, नदियों का जाल तो पूरे भूभाग में बिछा हुआ है। जैविक विविधता के भी क्या कहने, हजारों प्रकार की फसलें, जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रजातियां, फिर भी एक राष्ट्र, एक आत्मा। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। चाहे हम सीजन्स की बात करें, जो भी वर्ल्ड में सीजन होते हैं वो सारे के सारे सीजन्स यहाँ मौजूद हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रोज़ाना बारिश होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सालों साल बारिश नहीं होती। तो दोनों तरह की, हर तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम रीजन्स की बात करें, यहाँ पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, प्लेन्स, हर तरह की जलवायु, हर तरह के रीजन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। जहाँ तक रिलीजन्स की बात है तो विश्व में जितने भी रिलीजन हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो जैव विविधता है, मैं बात करूँ मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट, जितने भी जो वर्ल्ड में हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये एक कह सकते हैं वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन है भारत राष्ट्र, सीज़न के लिए, क्लाइमेट के लिए, रिलीजन के लिए, रीजन के लिए। और इसमें जो पूरी भारतीयता, इसीलिए कहते हैं कि जिसने भारत दर्शन कर लिया, जिसने भारतीयता को देख लिया तो उसने विश्व को देख लिया, वहाँ की सभ्यता को देख लिया। भारत को विश्व में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। देश के लगभग 60% भूभाग में खेतीबाड़ी हो सकती है, जबकि अन्य बड़े देशों में 20% से ज्यादा भूमि पर कृषि संभव नहीं है। पूरे विश्व के तो सिर्फ 10% भूभाग पर ही खेती होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक निबंध लिखने को आता था, हम उसको शुरू करते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें इसकी व्याख्या नहीं पता थी, इसकी जो हमें किस लिए ऐसा कहा जाता है ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब हम इस व्यवसाय में आए, प्रोफेशन में आए, तो हम देखते हैं कि भारत में जो कृषि है, वास्तव में ही ये कहा जाए कि जो 100% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर आधारित है, चाहे किसी न किसी कारण से हो। 52% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर में हैं। देश की एकात्मता और विशिष्टता का रहस्य हिमालय में छिपा है। यूं तो हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि, लेकिन भारत को हिमालय की सबसे बड़ी सौगात है गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, पूरे देश की आत्मा है, देश की सामूहिक आत्मा। जो गंगा किनारे नहीं रहते उनके लिए भी उतनी ही पूजनीय है गंगा। सभी पंथों के लोगों के लिए पवित्र है गंगा। माँ गंगा इस कारण से कोई नदी नहीं भारत के लिए, वो संस्कृति की रेखा है। सभी पंथ, उपपंथ, मत, जितने प्रकार के लोग भी भारत भूमि में रहते हैं या भारत से संबद्ध, भारत से प्रेरणा लेने वाले संसार के किसी कोने में रहते हैं, सबका उस पर आस्था, विश्वास है। इस कारण से भारत की एकात्मता की दृष्टि से भी, भारत की मूल आत्मा की जागृति की दृष्टि से भी गंगा का अविरल रहना, निर्मल रहना, निर्बाध रहना अनिवार्यता है। देश का लगभग 40% लोगों के लिए आजीविका का आधार जो है वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गंगा है।
जीवन का आधार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गंगा है, लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों के लिए आस्था का बिंदु जो है वो गंगा है। चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता होगा, निश्चित ही गंगा के प्रति उसका सम्मान, उसकी भावना जो है वो सभी जगह एक ही समान है। गंगा की विशिष्टता उसके भौतिक व रासायनिक गुणों के कारण ही उसे पूजनीय नहीं बनाती, बल्कि वह देश की आत्मा को भी एक सुर में जोड़ती है। कुंभ तो स्वयं में पर्यावरण प्रेम का एक संपूर्ण अध्याय है। देश के कावड़िए अपनी नदियों का जल लाकर अपने यहाँ नदियों में प्रवाहित करते हैं, तो वे एक संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे होते हैं। 500 किलोमीटर तक भी पैदल चलता है जो व्यक्ति, नंगे पैर चल रहा है, और आस्था और विश्वास में प्रामाणिकता इतनी गंगा जल को जमीन पे नहीं रखता, यानी उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कोई, खुद मॉनिटर है, खुद अपना पेड़ पे लटकाना है, किसी हैंग में रखना उसको, इसलिए उसकी प्रामाणिकता पर, आस्था पर, विश्वास पर कार्य माने अपन किसी प्रकार प्रश्न नहीं हो सकता। लेकिन माने समाज के साथ में और माँ गंगा के साथ में उसका जो है उसको व्यवहार क्या करना है, उसके अभ्यास की जरूरत है, प्रबोधन की जरूरत है। भारत में प्रकृति के संतुलन को पंचज के माध्यम से व्यक्त किया गया, यानी जन, जल, जंगल, जानवर और जमीन। प्रकृति के सभी संसाधनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन हो, सभी के बीच भौतिक ही नहीं भावनात्मक रिश्ता भी बने। जरा सा संतुलन बिगड़ा तो पूरे पर्यावरण की सेहत बिगड़ जाती है। पंचजय जो है ये सारे आपस में एक दूसरे से बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं। पंचजय में जंगल नहीं होंगे तो पूरी जो पर्यावरण है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, बरसात नहीं होगी। और आज हम देख रहे हैं कई जगह सूखे की स्थिति, उसका मूल कारण यही जंगल नहीं है। तो जंगल आवश्यक है। जंगल और जन, ये भी आपस में इनका संबंध भी इस प्रकार हो, एक दूसरे के पूरक हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हम पृथ्वी का सत्यानाश कर सकते हैं और तभी भी कुछ आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी। आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है धरती जो हमको देती है, जो मिट्टी देती है, जो पानी देती है, जो हवा देती है, जो जंगल देती है। अगर ये सब नहीं है तो जीवन ही नहीं है, अर्थव्यवस्था क्या? कि हमारी संस्कृति में संस्कृति के प्रत्येक घटक, हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस तरह की कल्पना दी थी कि प्रत्येक घटक की महत्ता है। जितनी जल की महत्ता है, जितनी जंगल की महत्ता है, जितनी जमीन की महत्ता, उतनी ही जानवर की महत्ता भी है। और आज के वैज्ञानिक अब इस बात को मानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की आवश्यकता है और उसका इस जीवन चक्र में अत्यंत महत्व है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ऋषियों मुनियों ने जो इसके लिए अवधारणा दी थी, वो आज वर्तमान परिस्थिति में जब हमारे सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी हो रही है क्लाइमेट चेंज के, मुझे लगता है कि इस पंचजय की परिकल्पना को वापस पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जागृत समाज को इस पंचजय के साथ के लिए जागृत करने की आवश्यकता है। जंगलों के संरक्षण की परंपराएं तो अपने देश में किंवदंती रही हैं। जंगलों को बचाने के लिए न जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन उनके पीछे भाव तो पर्यावरण को बचाने का ही होता था। अब दुनिया भर के देश पर्यावरण पर भारत की नीति पर चलने पर गंभीरता दिखाने लगे हैं। यहाँ पर चाहे जन हो, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जानवर हो, चाहे ज़मीन हो, भारत को, ज़मीन को, यहाँ भूमि को भारत माता कहा जाता है। जो हमारी नदियाँ हैं उनको देवी का दर्जा दिया गया है। जो जल है उसको भी पूजा जाता है। जानवर हैं उनका भी एक विशेषता है। जहाँ तक जो हमारे वृक्ष हैं उनको भी पूजा जाता है। तो ये एक तरह से हमारी संस्कृति का पार्ट है कि इसमें जल, जीवन, जंगल, जानवर, ज़मीन सभी को जो है एक देवता की मान्यता, देवी की मान्यता दी गई है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति भारतीय परंपराओं की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। देश में अपने उद्यमियों ने ऊर्जा बचाने के भाव से ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। भारत के प्रस्ताव में तो बढ़ते तापमान को कम करने का संकल्प है ही।
दूसरे कई देश भी हमारे दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं। पर्यावरण भारतीय परंपराओं का मर्म है। यह सह अस्तित्व की बात करता है, यानी कोएग्जिस्टेंस। जैसी परिस्थिति में हमें मिला है, उसी परिस्थिति में अगर हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मनुष्यत्व है। हम मनुष्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि उससे बेहतर करके हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे तो ये हमारा देवत्व है। लेकिन यदि हम उसमें चूक करते हैं, उसको नुकसान करके, उसका क्षरण करके, उसे बर्बाद करके आने वाली पीढ़ी को देंगे, तो हम निश्चित ही अमानत में खयानत के दोषी हैं। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 में जब असंतुलन पैदा होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। पंचज में असंतुलन पैदा होने से हमारा पर्यावरण बिगड़ जाता है। इनमें संतुलन ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकता है, वरना आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमारे मनीषी कहते थे कि ये नदी, पहाड़, झरने, जंगल हमें सिर्फ अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि हमारे बच्चों पर ये हमारी उधारी है।